गुड आफ्टरनून। अरुण कुमार, नीलम खान। हिस्ट्री की क्लास 3:30 से ही है, तो बच्चे जुड़ गए हैं सारे। योगेंद्र, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। चलें फिर। आज मुगल वंश के पतन के कारण बताएंगे आपको। लास्ट क्लास में औरंगजेब के बारे में बताए थे। सौरभ मिश्रा, नमस्ते। नमस्ते भाई। सोनी कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो फिर आज मॉडर्न हिस्ट्री में मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट होगा। तो डिक्लाइन में तो आपने कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश के पतन के कारण। इस डायनेस्टी के डिक्लाइन के तमाम कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण वीक सक्सेसर्स हैं, कमजोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब आखिरी ऐसा मुगल किंग था जो शक्तिशाली था। औरंगजेब के डेथ के बाद बेहद कमजोर और निकम्मे उत्तराधिकारी सत्ता में आए, जिसके कारण विशाल मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। कमजोर उत्तराधिकारियों में 11 मुगल शासक हैं। शायद हमने इन मुगल किंग्स के नाम बता दिए थे। तो कई कारण हैं, इनमें एक प्रमुख कारण है वीक सक्सेसर्स। कमजोर उत्तराधिकारी। ये मुगल वंश के पतन के प्रमुख कारणों में से एक है। नाम बता दिए हैं कौन कौन से मुगल शासक आए। एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 तक शासन किया। जिस समय बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठा 65 साल का बूढ़ा था, 65 ईयर्स ओल्ड था। कहीं कहीं 63 ईयर्स भी दिया हुआ है, तो यानी 60 प्लस था। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मुगल शासक 60 साल के ऊपर एज का पहली बार सत्ता में आया। अब आप समझ सकते हैं कि 60 के बाद तो वैसे भी प्रशासन शासन उचित तरीके से नहीं चलाया जा सकता था। बहादुर शाह फर्स्ट के डेथ के बाद जहांदार सत्ता में आया। जहांदार शाह 1 साल शासन किया, 1712-13 तक शासन किया। ये उतना योग्य नहीं था। जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक शासन किया है। फर्रुखशियर सैयद ब्रदर्स की मदद से सत्ता में आया। सैयद ब्रदर्स हुसैन अली अब्दुल्ला खान थे।
मुगल काल में इनको किंग मेकर्स कहा गया है। चार चार मुगल शासकों को गद्दी पर बैठाया, उतारा। इसलिए सैयद ब्रदर्स का नाम है हुसैन अली अब्दुल्ला खान, किंग मेकर्स कहलाते हैं। हिंदुस्तानी दल मुगल दरबार में बना लिया था। ये दल जब तक दबंग रहा तब तक इन्हीं के सपोर्टेड मुगल किंग सत्ता में आए। फर्रुखशियर जब इनसे पीछा छुड़ाना चाहा तो इन्होंने 1719 में फर्रुखशियर को ही उड़ा दिया। फर्रुखशियर के बाद इन दोनों भाइयों ने दो पॉपेट मुगल शासक गद्दी पर लाए। पॉपेट माने कठपुतली मुगल बादशाह, रफीउद्दारजाद, रफीउद्दौला। 3-3, 4-4 महीने शासन किए थे। रफीउद्दारजाद 1719 में 3 महीना शासन किया। देन रफीउद्दौला वो भी 2-3 महीने शासन किया। सैयद ब्रदर्स ने इन्हें भी रास्ते से हटा दिया। इसके बाद सैयद ब्रदर्स ने 1720 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी पर बैठाया। मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा मुगल एम्परर था जो लगभग 30 साल शासन किया है। लेकिन बेटे मोहम्मद शाह रंगीला शासन प्रशासन की तरफ ध्यान कम दिया, लग्जरियस लाइफ पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए इसकी टाइटल पड़ गई रंगीला। क्या कह रहा है? हिस्ट्री के इंग्लिश वर्जन पीडीएफ पास है? प्लीज अपना फोन नंबर शेयर कीजिए, नीचे डाउनलोड करो भाई जी। अच्छा, आपस में लड़के बच्चे बात कर रहे हैं। बच्चों आपस में मत बात करो ना, कर सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं सोचा कि कोई और किसी के लिए बोल रहे हैं। तो बताएं, समझ में आया जो पॉइंट बताएं आपको? जो भी पॉइंट्स बताए हैं मुगलों के बारे में, क्लियर हुआ या नहीं? मोहम्मद शाह रंगीला 1720 में सत्ता में आया, 1748 तक शासन किया, लगभग 30 साल तक शासन किया। लेकिन प्रशासन शासन पर ध्यान कम दिया, लग्जरियस लाइफ पर ज्यादा ध्यान दिया, इसीलिए इसका टाइटल पड़ गया रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में एक प्रोस्टिट्यूट थी, नाम था लाल कुंवारी। ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि लाल कुंवारी नामक प्रोस्टिट्यूट किस मुगल शासक के दरबार से जुड़ी थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से थी। ये मोहम्मद शाह रंगीला उस प्रोस्टिट्यूट को गद्दी पर बैठा देता और उसके घुंघरू को खुद ही बांधकर डांस करने लग जाता। और यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा ही स्किल्ड डांसर था, कुशल नर्तक था, इसीलिए भी इसकी टाइटल रंगीला पड़ गई। तो ऐसे ऐसे मुगल शासक सत्ता में आए। आप जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1739 में नादिर शाह ने इंडिया पे आक्रमण किया और 1739 में नादिर शाह ने हरियाणा के करनाल में करनाल की लड़ाई लड़ा। करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सेनापति सादत खान को हराया। सादत खान अवध का नवाब था। मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खान को सेनापति बना के भेजा, लेकिन दोस्तों सादत खान बुरी तरह से हार गया था। हारने के बाद नादिर शाह ने सादत खान को गिरफ्तार कर लिया। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह में समझौता हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को 30 लाख रुपए देने को राजी हो गया। 30 लाख के बदले नादिर शाह ईरान लौटने को तैयार हो गया। सादत खान को छुड़वाया नहीं। सादत खान ने नादिर शाह से एक झूठ बोला अपनी जान बचाने के लिए कि तुम 30 लाख में ईरान लौटने को तैयार हो गए, यदि तुम दिल्ली पर अटैक करो तो 30 लाख नहीं
30 करोड़ रुपए मिलेंगे। लुटेरा नादिर शाह लालची था, लालच में आ गया। उसने सादत खान से कहा कि यदि 30 करोड़ रुपए नहीं मिले तुम्हारे प्राण हर लेंगे। अब नादिर शाह दिल्ली पर 1739 में हमला कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला 50 लाख देने को तैयार हो गया। 50 लाख के बदले मोहम्मद शाह रंगीला जब देने को तैयार हुआ 50 लाख, तो नादिर शाह वापस ईरान लौटने को तैयार हो गया। लेकिन दिल्ली में लगभग 15-20 दिन तक अपने सेना के साथ रुक गया। अकस्मात एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। यह सुनकर मुगल सेना नादिर शाह की सेना पर टूट पड़ी। 500 सिपाही नादिर शाह के मार डाले। नादिर शाह को जब इसकी खबर चली तो आग बबूला हो गया, गुस्से में हो गया। नादिर शाह ने आम जनता का नरसंहार करने का आदेश दे दिया। हजारों की संख्या में सिविलियन को भी मार दिया। अंत में दिल्ली लाल किले में प्रवेश किया, करोड़ों की संपत्ति लूटा। पीकॉक थ्रोन जिसे शाहजहां ने बनवाया, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था, कोहिनूर हीरा जिसका वेट 186 ग्रेन का, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही कोहिनूर है। तो कोहिनूर जड़ित मयूर सिंहासन भी लूट ले गया और उसको ईरान में मयूर सिंहासन तोड़ दिया, कोहिनूर हीरा निकाल लिया। सादत खान ने क्या किया? सादत खान ने कहा था 30 करोड़ मिलेंगे, लेकिन नादिर शाह को 30 करोड़ से भी ज्यादा मिले। बट उसके पहले ही सुसाइड कर लिया था सादत खान। सोचा 30 करोड़ नहीं मिलेगा तो नादिर शाह उसे मार डालेगा, इसलिए सादत खान सुसाइड कर लिया था। और लास्ट में पता चली कि वह 30 करोड़ से भी ज्यादा लूट के इंडिया से ले गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुगल किंग थे मोहम्मद शाह रंगीला टाइप के, जिसके समय में नादिर शाह जैसे लुटेरे आए और यहां से करोड़ों की संपत्ति लूट ले गए। न केवल इंडिया का पॉलिटिकल मॉरल डाउन हुआ, बल्कि आर्थिक दृष्टि से इंडिया का बड़ा नुकसान पहुंचाया। मोहम्मद शाह रंगीला इस तरह का मुगल एम्परर था, विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाया, रंगरेलियां मनाता रहा। शासन सल्तनत में क्या चल रहा है कोई पता नहीं। इसीलिए एक स्टेटमेंट एक हिस्टोरियन ने दिया है, कहावत है हिस्टोरियन के द्वारा कि जब सोने में जंग लग जाए तो लोहे का क्या हाल होगा। इंग्लिश में है व्हेन गोल्ड रस्ट्स व्हाट विल आयरन डू। यानी मुगल शासकों के बारे में, मुगल शासकों को गोल्ड से और उनके दरबारियों को आयरन से कंपेयर किया है। मुगल शासक की तुलना इस तरह से किया गया है कि व्हेन गोल्ड रस्ट्स व्हाट विल आयरन डू। मतलब जब शहजादों की ये हाल है तो जो दरबारी हैं उनकी क्या कंडीशंस रही होंगी। शहजादों की मतलब मुगल किंग की कंडीशंस क्या थी? महीनों तक हरम में पड़े रहते थे। हरम वह प्लेस था जहां इलीगल तरीके से महिलाओं को रखा गया था। तो ऐसे ऐसे मुगल शासक बाद में आए, महीनों तक हरम में ही पड़े रहते थे। इनके दरबारी जो थे वे भी अपने किंग के हिसाब से चलते थे। किंग जब इस तरह से लग्जूरियस लाइफ बिता रहा था तो उसके जो दरबारी थे वो भी लग्जूरियस लाइफ में व्यस्त रहे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद और कई मुगल शासक आए हैं, जिसमें अहमद शाह। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है बेटे, अहमद शाह ये मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आया। 1748 से 1754 तक शासन किया है। शासन के नाम पे दब्बा रहा है। इसका हरम, अहमद शाह का हरम 3 मील दूर तक फैला था। 3 मील दूरी तक अहमद शाह का हरम फैला था। अब समझ जाइए, महीनों तक अहमद शाह हरम से बाहर ही नहीं आता था, हरम में ही पड़ा रहता था। साम्राज्य में क्या चल रहा है इसको कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे मुगल शासक बाद में आए बेटे। अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकंड आया। आलमगीर फर्स्ट औरंगजेब को कहा गया है।
आलमगीर सेकंड अहमद शाह के बाद आया। आलमगीर भी इसी तरह का था। नाम का मतलब होता है विजेता। एक भी लड़ाई नहीं लड़ा, सारी लड़ाइयां हरम में लड़ता रहा, हरम में ही पड़ा रहा। आलमगीर के बाद नेक्स्ट मुगल शासक शाह आलम सेकंड आया। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 तक शासन किया है। यह भी शासक के नाम पे कलंक था। इतने लंबे लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन शासक के नाम पर, प्रशासन के नाम पर कलंक था। शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ऐसा मुगल किंग है जो अंग्रेजों की पेंशन पर निर्भर हो गया। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई। उस समय आलमगीर किंग था। प्लासी की लड़ाई हम आपको बताएंगे बाद में, अभी इसको चर्चा कर लें उसके बाद। प्लासी की लड़ाई में आलमगीर सेकंड मुगल शासक था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। सिराजुद्दौला धोखे से हराया गया, बताएंगे आपको। लेकिन जब शाह आलम किंग था, मुगल शासक शाह आलम जब बना, उसके बाद उसके शासनकाल में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। 1764 में बक्सर की लड़ाई, बिहार में है बक्सर। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सेकंड ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया। अवध के नवाब शाह आलम सेकंड ने भी मीर कासिम का साथ दिया। यानी शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, मीर कासिम बंगाल का नवाब, तीनों इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े, लेकिन तीनों हार गए। अंग्रेजों ने बुरी तरह से हराया। मीर कासिम को पकड़ लिया। अवध का नवाब सुजाउद्दौला अवध भाग गया। शाह आलम सेकंड को भी पकड़ लिया। शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद किले में बंदी बना के रखा। अब आप समझ जाइए, बक्सर की लड़ाई में हारने के बाद मुगल शासक शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों ने कैदी बना लिया, इलाहाबाद किले में कैद करके रखा। ऐसा एकमात्र मुगल किंग है जिसको अंग्रेजों ने बंधक बनाया। ऐसा एकमात्र मुगल किंग है जिसे अंग्रेजों ने पेंशन दिया। पेंशन दिया। बच्चा कह रहा है कि आवाज रुक रुक क्या रही। अभिषेक मेहता कह रहे हैं कि सर आवाज रुक रुक के आ रही है। AK47 कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप प्लीज इस टॉपिक के बाद 1857 की क्रांति करवा दीजिए। बेटा हम सारे सीरियल ऑर्डर में लेके चल रहे हैं, जल्द ही वो टॉपिक आ जाएगा जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी वो टॉपिक आ जाएगा। आवाज अब बताएं क्लियर आ रही है? अभिषेक जी बताइए, आवाज रुक रुक के आ रही है या सीधी आ रही है? सोनी कह रहे हैं बफरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटे, थोड़ा सा दूसरा नेटवर्क लगा दीजिए। अभिषेक जी कह रहे हैं ठीक चल रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमने आपको शाह आलम सेकंड के बारे में बताया, ठीक है बेटे। शाह आलम सेकंड के बारे में क्या बताया? बक्सर की लड़ाई में भाग लिया। बक्सर के युद्ध में शाह आलम सेकंड ने मीर कासिम का साथ दिया। मीर कासिम हार गया और शाह आलम सेकंड भी हार गया। शाह आलम सेकंड को गिरफ्तार कर लिया गया, इलाहाबाद के किले में बंदी बना के रखा गया। और बेटे शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों ने सालाना 26 लाख पेंशन दिया, सालाना यानी पर एनम पेंशन दिया। अब आप समझ जाइए, 26 लाख रुपए पेंशन के बदले में मुगल किंग शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, दीवानी माने लैंड टैक्स रेवेन्यू, दीवानी माने लगान,
26 लाख रुपए सालाना पेंशन के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शालम सेकंड ने अंग्रेजों को दे दिया। यानी दीवानी अंग्रेज कलेक्ट करेंगे, उसमें से 26 लाख रुपया सालाना पेंशन मुगल शासक शालम सेकंड को देंगे और 53 लाख रुपया उस समय बंगाल के नवाब जो भी रहा होगा 53 लाख रुपया सालाना बंगाल को नवाब को देंगे, क्योंकि बंगाल का नवाब शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था संभालेगा, उसके लिए 53 लाख मिलेगा और दीवानी के बदले में शालम सेकंड को 26 लाख पेंशन मिलेगा। तो इस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया में मुगलों की पावर को तोड़ा, अपने ऊपर मुगलों को निर्भर कर लिया। मुगल शासक अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड हो गए। और यही नहीं बेटे, 1803 में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। 1803 में 1803 में दिल्ली मुगलों का हेडक्वार्टर था, लेकिन 1803 में शाहलम सेकंड के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली का विलय कंपनी में कर लिया। यानी 1803 के बाद जो भी मुगल शासक आए वो ऑथेंटिक मुगल एम्परर नहीं थे, लास्ट ऑथेंटिक मुगल शासक बेटे थोड़ा बना रहे हैं, हाँ? सही कर कंप्यूटर, क्या करें, नेट समस्या है। दूसरे वाले में कनेक्ट करके देखिए, इसमें एक ही है। अब ओके है। बच्चा कह रहा है अब ठीक है, ऑफलाइन दिखा रहा है, सर रुक रहा है वीडियो, सर रुक रहा है वीडियो। बेटा 2 मिनट वेट करो। चल गया? आप बताइए, क्लियर आवाज आ रही है? आप आवाज और वीडियो क्लियर है? बफरिंग तो नहीं कर रहा है? वॉइस रुक रुक के नहीं तो आ रहा है? ग्लिच वगैरह तो नहीं कर रहा है? ऑफलाइन हो गया भाई। बताएं योगेंद्र। ओके जमा सर जी, जामा सर जी, ये क्या है? चलें आगे बढ़ते हैं बेटे। तो हमने आपको शालम सेकंड के बारे में, ठीक है, शालम सेकंड के बारे में आपको बताया है। कितने निकम्मे निकम्मे मुगल शासक बाद में आए हैं बेटे। एक बात और है, अकबर सेकंड तो आगे बढ़ते हैं बेटे। शालम सेकंड के बाद नेक्स्ट मुगल शासक शालम सेकंड के बाद जो आया अकबर सेकंड आया। लेकिन अकबर सेकंड नाम मात्र का मुगल किंग था। अकबर सेकंड को पेंशन नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने
जो पेंशन शालम सेकंड को दिया वो अकबर सेकंड को पेंशन नहीं दिया। अकबर सेकंड के पेंशन के लिए राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए थे, इसलिए अकबर सेकंड ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया। तो राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए पेंशन के चक्कर में, लेकिन उन्होंने पेंशन दिला नहीं पाए। पेंशन के चक्कर में गए बट पेंशन दिला नहीं पाए, और राजा राममोहन राय का इंग्लैंड के ब्रिस्टल में देहांत हो गया था। तो इस तरह से बेटे केवल एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसको पेंशन दिया गया, केवल एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसको पेंशन मिला है वो शालम सेकंड था। अकबर सेकंड बहादुर शाह सेकंड को पेंशन नहीं दिया। बहादुर सेकंड, अकबर सेकंड ये नाम के मुगल शासक थे। ठीक है बेटे। सोनू कह रहे हैं गुलाम कादिर खान ने 1806 में क्यों मारा शाह आलम को। बेटे देखिए, गुलाम कादिर को क्यों मारा वो तो पॉलिटिकल स्टैंड है, लेकिन शाह आलम सेकंड को पेंशन अंग्रेजों ने दिया तो अंग्रेजों ने पॉलिटिकल षड्यंत्र रच के मरवा देते थे। अंग्रेज अब इंडिया में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करने लगे थे। तो इसीलिए क्योंकि 26 लाख सालाना पेंशन मिल रहा था, 26 लाख सालाना पेंशन दिया जा रहा था, तो इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों कारण हो सकता है। इसलिए गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम सेकंड को मारा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है जानते हैं, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली को ब्रिटिश कंपनी में विलय कर लिया था। तो इस तरह से आखिरी मुगल किंग कौन था, बहादुर शाह जफर, उसको भी पेंशन नहीं मिला। इसी कारण से 1857 की क्रांति में वह दिल्ली से शामिल हुआ। तो दिल्ली से शामिल हुआ था ये। तो इस तरह शाह आलम सेकंड और अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर, ये सब नाम मात्र के हैं। एक के बाद एक कमजोर और निकम्मे मुगल शासक सत्ता में आए और विशाल मुगल किंगडम को संभाल नहीं पाए, विशाल मुगल किंगडम को संभाल नहीं पाए। तो ये पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। इसमें कमजोर उत्तराधिकारी एक प्रमुख पॉइंट है जो हमने आपको डिस्कस किए हैं। एक दो बात और रह गई है इसमें, जिसमें फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा गया था। फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा गया है, हेटेड कावर्ड। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया था। लंपट मूर्ख माने वाइजेस्ट फॉलिश। तो ऐसी ऐसी टाइटल इनको दिए हैं बाद के मुगल बादशाहों को, क्योंकि ये लोग शासन सत्ता के योग्य नहीं थे। ये इतने अयोग्य थे कि विशाल मुगल किंगडम को संभाल नहीं पाए। औरंगजेब अपने उत्तराधिकारियों को शासन प्रशासन में ट्रेनिंग भी नहीं दिया था। औरंगजेब भी जिम्मेदार था। औरंगजेब की जिम्मेदारी क्या थी? औरंगजेब जब मरा तो बहादुर शाह फर्स्ट जो बताए थे 65 साल का था। बहादुर शाह फर्स्ट सत्ता में आया तो 65 साल का था। और बहादुर शाह फर्स्ट को शाहे बेखबर कहा गया है या बेखबर बादशाह कहा गया है, क्योंकि विशाल मुगल किंगडम को संभाल पाने में असमर्थ था। इसलिए बेटे बहादुर शाह फर्स्ट इतना योग्य नहीं था। हालांकि बहादुर शाह फर्स्ट के अलावा और भी भाई थे, वे भी बड़े अयोग्य थे, वो भी सत्ता को चला ना पाते। औरंगजेब के बारे में यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए मुगल कोष का बचा खजाना लुटा दिया। मुगल कोष का बचा खजाना लुटा दिया। दक्षिण भारत को जीतने के लिए
वैसे तो सारा खजाना शाहजहां के समय में बिल्डिंग बनाने में चली गई, जो कुछ बचा था औरंगजेब ने दक्षिण जीतने के लिए खजाना ही लुटा दिया। लेकिन औरंगजेब इसलिए भी जिम्मेदार है कि औरंगजेब को डर था कि कहीं उसके बच्चे भी उसके जैसा न कर दें, जैसे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के साथ किया, अपने भाइयों को मार दिया, शाहजहां को कैद कर लिया। ये डर औरंगजेब को भी सता रहा था कि उसके बेटे न वैसा कर बैठे। इसीलिए औरंगजेब ने अपने पुत्रों को ट्रेनिंग नहीं दिया, राजनीति में सिखाया नहीं। जब मर गया तो जो भी बेटे यानी बहादुर शफकत जब सत्ता में आया तो वो योग्यता नहीं थी जो औरंगजेब में थी। इसलिए औरंगजेब भी जिम्मेदार था मुगल वंश के पतन में, कई तरीके से जिम्मेदार था। एक तो खजाना दक्षिण भारत को जीतने में लुटा दिया, फिर भी पूरा दक्षिण भारत अपने अंडर में कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरा, सिखों से पंगा लिया। बताए थे आपको, 9th सिख गुरु तेग बहादुर को मरवाया, जिससे सिख कम्युनिटी औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का साथ नहीं दिया बेटे। इसके अलावा जाटों से भी पंगा लिया, जाटों से भी पंगा लिया। सतनामी वो भी जाट टाइप के थे, उनसे पंगा लिया। राजपूतों से भी पंगा लिया इसने। और इसके अलावा दक्षिण भारत में प्रॉब्लम चल ही रहा था। तो औरंगजेब के डेथ के बाद इन लोगों ने उत्तराधिकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि मौका पाए तो इन लोगों ने बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ या उसके उत्तराधिकारियों के खिलाफ प्रॉब्लम क्रिएट किया था। इसलिए अकबर के समय में आप देखिए, अकबर जब किंग था तो सबको साथ लेके चला, विद्रोह बहुत कम हुए हैं। और जब औरंगजेब सत्ता में आया तो वो सख्ती से पेश आया, सभी को दबाया, सब पर अपने कानून व्यवस्था को थोपा। तो ये कानून व्यवस्था थोपा, लेकिन जब उत्तराधिकारी कमजोर निकले तो ये लोग विद्रोह करने लगे। इसलिए औरंगजेब भी कम जिम्मेदार नहीं था। तो इस तरह से बेटे हमने आपको एक पॉइंट बताए हैं वीक सक्सेसर्स के बारे में। ये पॉइंट हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम आपको इसके बारे में दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? वीक सक्सेसर के बाद दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं, फॉरेनर इन्वेडर्स। फॉरेनर इन्वेडर्स यानी भारत पर विदेशी आक्रमण। ये पतन का एक दूसरा पॉइंट है बेटे। मुगल वंश के पतन का एक दूसरा और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो विदेशी हमलावर मुगलों के काल में अटैक किए हैं। एक तो नादिर शाह। नादिर शाह 1739 में ईरान से आया। दूसरा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये अफगानिस्तान से था। ये 1761 में आया, हालांकि इससे पहले भी हमला किया। तो ये दो विदेशी हमलावर हैं। इनके हमलों से मुगल वंश का ढोल का पोल खुल गया, यानी अब मुगल शासक विदेशी हमलावरों से नहीं लड़ सकते थे। इन लोगों ने हमले करके जागरूक कर दिया, लोगों को बता दिया। तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में अभी तो बताए थे ना 1739 में नादिर शाह। तो चलिए इसके बारे में फिर से एक बार थोड़ा सा देखते हैं। 1739 में बैटल ऑफ करनाल।
करनाल की लड़ाई, ये हरियाणा में करनाल की लड़ाई। और इस लड़ाई में आप तो जानते हैं सादत खान, सादत खान ये सेनापति था। किसका सेनापति था? मोहम्मद शाह रंगीला का सेनापति था ये। तो सादत खान मोहम्मद शाह रंगीला का सेनापति था और नादिर शाह से लड़ा था ये। इस लड़ाई में सादत खान बुरी तरह से हार गया। तो 1739 में करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने सादत खान को बुरी तरह से हराया। सादत खान मोहम्मद शाह रंगीला का सेनापति था और सादत खान अवध का नवाब भी था। इसी सादत खान ने 1739 में अवध राज्य की स्थापना भी कर लिया। अवध राज्य मुगलों से फ्री हो गया था 1739 में। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछें कौन सा नवाब अवध का जिसने स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना किया? अवध आज का लखनऊ है बेटे, उत्तर प्रदेश में अवध का मतलब आज का लखनऊ, जिसमें अयोध्या वगैरह सब आता था। उस समय अवध के नाम से फेमस था। और वैसे लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर है, लक्ष्मणपुर। तो इस तरह से स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना सादत खान ने किया था। लेकिन मुगल किंग को पता नहीं होने दिया, इसलिए मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खान को नादिर शाह के खिलाफ सेनापति बना के भेजा। ये गया वहां, लड़ाई लड़ा, लेकिन बेटे सादत खान हार गया था। सादत खान को पकड़ लिया था, बताए थे भैया आप। तो इसने अपनी जान बचाने के लिए वही झूठ बोला था। बाद में नादिर शाह दिल्ली पे हमला किया, करोड़ों की संपत्ति लूट ले गया था ना। ये आपको हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, प्राचीन काल में था। लेकिन अगर ये पूछें ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ईरान का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ ईरान, ये नादिर शाह को कहा गया है। भारत का नेपोलियन बेटे समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो नादिर शाह करोड़ों की संपत्ति लूट ले गया था। इसी ने मयूर सिंहासन भी लूटा। मयूर सिंहासन इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन कहते हैं। आपको पता है पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया। हिमांशु भाई देखिए, देर आर सो मेनी बैटल्स इन द हिस्ट्री, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बट आप सारी बैटल्स याद नहीं कर पाएंगे फार्मूले से भी। इसके लिए हम आपको लास्ट में जो इंपॉर्टेंट बैटल है, जैसे 15-20 बैटल्स हैं, वो उसकी फार्मूला हम आपको बता देंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अभी हम थोड़ा सा ये जो पढ़ा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी लास्ट में आपको जब पूरा बता देंगे हिस्ट्री, उसमें आपको ट्रिक दे देंगे, बट याद नहीं रहेगा उससे, क्योंकि हमें तो याद रहता है, चूंकि हमें सारा याद है डिटेल में। आपको ट्रिक बताएंगे तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हैं, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हैं बेटे जिसका नाम सुनोगे तो आपको भूल जाएगा। जैसे वांडी वॉश की लड़ाई, वांडी वॉश की लड़ाई है, सरहिंद की लड़ाई है, धर्मत की लड़ाई है, सामूगढ़ की लड़ाई है, ऐसे वहिंद की लड़ाई है,
वो याद ही नहीं रहेगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और शॉर्ट टिक में और गलतियां कर बैठोगे। तो इसलिए आगे हम देख लेंगे। संजय क्या कह रहे हैं भाई, सर कहाँ है मयूर? मयूर सिंहासन बेटा तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया था। 1739 में नादिर शाह ईरान उठा ले गया, तख्ते ताउस तोड़ दिया, उसमें कोहिनूर लगा था, उसे निकाल के अपने पास रख लिया। तो अब तख्ते ताउस नहीं है बेटे, नादिर शाह ईरान ले गया, बैठा नहीं उस पे, तोड़ दिया था इसको ईर्ष्यावश, और उसमें से कोहिनूर हीरा निकाल लिया था। बाद में इसमें कोहिनूर हीरा 1831 में महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट में मिल गया था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी था जमन शाह। 1831 में इंडिया पे हमला किया था। इंडिया से वापस लौटते वक्त उसकी कुछ तोपें सिंधु नदी में गिर पड़ी। पंजाब के किंग महाराजा रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवाकर ईरान भिजवा दिया। इस एहसान के बदले में जमन शाह ने 1831 में कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट में दे दिया। याद रखें 1831 में जमन शाह ईरान के पंजाब के किंग महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट में मिल गया। अब जब महाराजा रणजीत सिंह मर गए, इनके उत्तराधिकारी बेहद कमजोर और निकम्मे निकले। कोहिनूर हीरा दलीप सिंह के पास आया। दलीप सिंह नाबालिग था। 1877 में महाराजा दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया। विक्टोरिया बेटे 1877 में इंडिया आई थी, इंग्लैंड की महारानी थी ये। इनके सम्मान में पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, जिसमें इनका स्वागत किया गया। इन्होंने दलीप सिंह पर दबाव डलवाया कि कोहिनूर हीरा दे दो, अन्यथा छिनवा लिया जाएगा। इसलिए बेटे दलीप सिंह डर के मारा 1877 में कोहिनूर हीरा विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया, और तब से ये इंग्लैंड में पड़ा है। वर्तमान में कोहिनूर हीरा दो पार्ट्स में है। एक पार्ट इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के क्राउन में जड़ा हुआ है, दूसरा पार्ट इसको म्यूजियम में रखा गया है, इंग्लैंड के म्यूजियम में। इसकी कीमत नहीं लगा सकते क्योंकि एक ही है तो अनमोल है। इसका वेट के बारे में कहते हैं कि 186 आउंस है, और ये फ्लैट टाइप का है। अब दो पार्ट में कर दिए हैं तो इसको थोड़ा सा हॉरिजेंटल शेप में बना दिए हैं, तो इसलिए बड़ा प्रॉब्लम्स है इस कोहिनूर हीरे में। जहाँ जहाँ ये कोहिनूर हीरा गया है, जिस जिस वंश के पास गया है बेटे, उस वंश का विनाश कर दिया। उस वंश में चिराग जलाने वाला नहीं है आज की डेट में। देखिए मुगलों का बिल्कुल सफाया हो गया, विक्टोरिया ले गई थी, उनका वंशज साफ हो गया। एलिजाबेथ का देख लीजिए, सेकंड एलिजाबेथ सेकंड के वंशज भी समाप्त हैं। तो पुत्री का उत्तराधिकारी बना है। तो इस टाइप से तख्ते ताउस पे कितने बादशाह बैठे थे बेटा, अब देखो बता देते हैं। शाहजहां बैठा, रोहित शर्मा, तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन पे कितने मुगल शासक बैठे हैं? शाहजहां बैठा, औरंगजेब बैठा, बहादुर शाह फर्स्ट बैठा, बहादुर शाह फर्स्ट बैठा, उसके बाद जहांदार शाह बैठा, फरुख शेर बैठा, रफी उद दारजाद बैठा, रफी उद दौला बैठा, मोहम्मद शाह रंगीला बैठा। 8 मुगल किंग बैठे हैं बेटे, 8 मुगल शासक तख्ते ताउस पे बैठे हैं। ठीक है रोहित, आगे बढ़ते हैं। तो नादिर शाह लुटेरा, ईरान का नेपोलियन, करोड़ों की संपत्ति इंडिया से लूट के ले गया। इससे न केवल इंडिया का पॉलिटिकल मोरल डाउन हुआ, बल्कि इंडिया का आर्थिक समस्या भी उभरने लगी। एक तो खजाना सब खत्म, खाली पड़ा था, ऊपर से ये विदेशी हमलावर इंडिया पे हमला करके बचा खुचा धन दौलत लूट पाट कर भाग जाते थे। इन विदेशी आक्रमणकारियों से न केवल मुगलों का बल्कि आम जनता भी तंग होती थी। लूटपाट आम जनता का भी किया जाता था, आम जनता भी परेशान होती थी।
मुगल शासकों के अलावा आम जनता से भी लूटपाट छीना झपटी किया जाता था। सर मुगलों का वंशज अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा, खत्म है बहादुर शाह सेकंड के बाद। बहादुर शाह सेकंड की एक सिस्टर थी जिनका पता चला था, सिस्टर माने बहन, और वो बहन वंशज तो कह सकते हैं बट उसके वंशज को मान्यता नहीं देते हैं ना, क्योंकि वहां क्लैन बदल जाता है। मुगल किंग बहादुर शाह सेकंड के बाद कहा जाता है कि बहादुर शाह सेकंड 1857 की क्रांति में शामिल हुआ। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। अंग्रेजों ने जब बहादुर शाह सेकंड को अरेस्ट कर लिया तो उसके 2 पुत्र भी पकड़ पाए थे, उनको बहादुर शाह के सामने ही मार डाला और बहादुर शाह सेकंड को रंगून भेज दिया, जहां बहादुर शाह सेकंड मर गया। इसने बहादुर शाह सेकंड ने जीनत महल से शादी किया था। जीनत महल बिल्कुल यंग थी और ये था बूढ़ा। तो कहा जाता है कि जीनत महल ने भी बहादुर शाह के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा, अंग्रेजों को बता दिया कि बहादुर शाह सेकंड वहां छुपा हुआ है। अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया था, क्योंकि जीनत महल से जबरदस्ती बहादुर शाह सेकंड ने शादी किया था। ये था 80 साल का और वो थी 18 साल की। तो इस तरह जीनत महल ने भी बहादुर शाह सेकंड को अरेस्ट करवाया था। चलें बेटे आगे बताएंगे दिल्ली दरबार वगैरह। तो ये नादिर शाह 1739 में इंडिया को तबाह कर दिया। दूसरा विदेशी हमलावर आपको बताते हैं 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास। अब देखिए बेटे पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का मुगलों से लड़ा ही नहीं, इतने निकम्मे हो गए कि विदेशियों से अब मुगल लड़ाई नहीं झेल सकते थे, बल्कि मराठे मुगलों से ज्यादा ताकतवर हो गए थे। मराठे पावरफुल हो गए और इस विदेशी हमलावर से मराठे लड़े। अब आप इससे समझ सकते हैं कि मुगलों की क्या स्थिति हो गई होगी। प्रदीप झारखंड से हैं, थैंक यू बेटा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट पीडीएफ पहले प्रोवाइड करा देते तो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता। बेटा मेरी कोई गलती नहीं, मैंने दे दिया हूँ, ऑफिस में बात कर लो। आपको पीडीएफ टेलीग्राम या ग्रुप पे डाउनलोड कर दें, उससे आप ले लो। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पूरी तरह से हराया। एक बच्चा कह रहा है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरा लिख रहा है कि पीडीएफ पहले प्रोवाइड कर देते तो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता। अब मैंने पीडीएफ दे दिया हूँ अमन सर को, हमने कहा है बेटे उस पर डाउनलोड कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लो टाइम्स कोचिंग का वो चैनल, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम और कह दो आपके इसमें डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी। बेटे आप टाइम्स कोचिंग का टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लो आप, और उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अरुण कुमार कह रहे हैं पीडीएफ तो साइड पर डाउनलोड है सर। अच्छा ठीक है बेटे, तो डाउनलोड कर लो सब्सक्राइब करके। प्रदीप जी डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। थोड़ी कहीं प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा उसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स के नोट्स हमने लिखवाए थे तो उसी नोट्स को हमने पीडीएफ बनवा लिए हैं और फिर वही डाउनलोड कर देते हैं। जिसकी राइटिंग स्टूडेंट्स की अच्छी थी ना, उसी राइटिंग को ले लिए हैं। तो थोड़ा कहीं 19-20 हो तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है उसको, स्टूडेंट जिसकी राइटिंग ठीक ठाक थी मैंने उसका लेकर पीडीएफ बनवा के अपलोड करवाए हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा कहीं मिस्टेक आए तो। टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है तो एक बार ऑफिस का नंबर है ना, उस पर कॉल कर लीजिए तो वो आपको बता देंगे।
चले आगे बढ़ते हैं बेटे। 1761 में पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली देखें मराठों से लड़ा। इतने शक्तिशाली थे मराठे कि अब ये टक्कर लेते थे विदेशियों से। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखें, मराठा सेनापति अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जो लड़ा, इस समय मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ थे। सदाशिव भाऊ ये मराठों के सेनापति थे बेटे, कमांडर इन चीफ थे ये। सदाशिव भाऊ मराठा महिलाओं के साथ यमुना दर्शन करने आए थे। दरअसल ये 14 जनवरी का दिन था। 14 जनवरी का मकर संक्रांति होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई इस डेट को ही लड़ी गई। इसी के इर्द गिर्द, इसी से थोड़ा पहले मराठा महिलाओं के साथ सदाशिव भाऊ यमुना दर्शन करने आए थे। लेकिन तभी ये खबर आई कि अहमद शाह अब्दाली आ चुका है और बड़ी चालाकी से अहमद शाह अब्दाली ने यमुना नदी को क्रॉस कर लिया। यमुना नदी के दूसरे किनारे पर मराठा कैंप लगा के रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, और मराठा कैंप में महिलाएं भी मौजूद थीं। अहमद शाह अब्दाली यमुना नदी क्रॉस करके चारों तरफ से मराठों को घेरवा लिया। मराठा कैंप में रसद, जानते हैं रसद यानी खाने पीने की सामग्री। मराठा कैंप में रसद जो आ रहा था उसको चारों तरफ से काट दिया। अब मराठा कैंप में रसद नहीं पहुंच पा रही थी। अब आप समझ सकते हैं, पीने के पानी, पशुओं के चारे, जैसे ऊंट थे, घोड़े थे, हाथी थे मराठा कैंप में, इनको न तो पानी मिल पा रहा था, न ही चारा मिल पा रहा था। पशु पानी और चारे के अभाव में मर रहे थे। 2-4 दिन की बात नहीं बेटे, महीनों तक घेरे रखा। तो पशु चारे और पानी के अभाव में मर रहे थे, और रसद माने खाने पीने के लिए सिपाहियों का भी भोजन कम हो गया था। तो सिपाही भी भूखे प्यासे मर रहे थे। सिपाही तो सदाशिव भाऊ को यह भी कहा कि हुजूर हमें एक मौका लड़ने का दे दो, भूखे मरने से अच्छा है कि हम दुश्मन से लड़ के मरें। लेकिन सदाशिव भाऊ ने प्रतीक्षा किया, तत्काल हमला नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि उसको कुछ मदद मिल जाए, आसपास के किंग कुछ मदद कर दें, कुछ सेना महाराष्ट्र से आ जाए। बट बेटे आपको बताएं, मराठों की मदद किसी ने नहीं किया। कारण, मराठे बाजीराव फर्स्ट के समय में पड़ोसी राज्यों से इतना बिगाड़ कर लिया था कि वे पड़ोसी राज्य मराठों की मदद नहीं करना चाहते थे। बाजीराव फर्स्ट, वही बाजीराव मस्तानी जिसकी फिल्म आपने देखा है। बाजीराव फर्स्ट बड़ा पावरफुल पेशवा था। उसने मराठा किंगडम को पूरे इंडिया में फैला दिया था। कोई ऐसा स्टेट आसपास का नहीं था जिस पे हमला न किया हो। बाजीराव फर्स्ट ने 42 लड़ाई लड़ा था, सब जीता था। इसलिए बेटे बाजीराव फर्स्ट के बाद जो पेशवा आया, बाजीराव फर्स्ट के पास बाद जो पेशवा आया माधवराव फर्स्ट था। तो पेशवा हमने आपको लिखाए थे, बालाजी बाजीराव थे इस समय। इस समय जब लड़ाई लड़ी गई बेटे, तो पेशवा बालाजी बाजीराव थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, बालाजी बाजीराव इस समय ये पेशवा थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव, और सदाशिव भाऊ ये सेनापति थे। तो इस तरह से बालाजी बाजीराव पेशवा निकम्मा था। इसके पिताजी थे बाजीराव फर्स्ट, वो बहुत पावरफुल पेशवा थे। इसी वजह से पड़ोसी राज्य इनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। इवन आपको बताएं कि अहमद शाह अब्दाली की मदद अवध का नवाब शुजाउद्दौला कर रहा था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और एक रुहेलखंड का रुहेला सरदार
रुहेलखंड का रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला, ये अहमद शाह अब्दाली की मदद कर रहे थे। नजीबुद्दौला ये रोहिल्ला सरदार था, ये रोहिल्ला सरदार, एक तो ये, और दूसरा सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला बेटे ये अवध का नवाब था, अवध माने लखनऊ। तो अब आप देखिए जो इंडिया के लोकल राज्य थे, रुहेलखंड का ये, बुंदेलखंड एरिया का ये और अवध का ये, दोनों इसका साथ दे रहे थे, अहमद शाह अब्दाली का। इनका साथ कोई नहीं दे रहा था। इसलिए पानीपत की लड़ाई में सदाशिव भाऊ की स्थिति बहुत नाजुक थी। एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहेंगे, मराठों का तोपची, तोपची माने आर्टिलरी मैन, तोपची माने आर्टिलरी मैन होता है, जिसके अंडर में मराठा तोपें थीं, उसका नाम इब्राहिम खान गारदी था। इब्राहिम खान गारदी ये मराठा तोपची था। इब्राहिम खान गारदी मराठा तोपची था। ये सदाशिव भाऊ का साथ दे रहा था, बड़ा ऑनेस्ट था। इवन अहमद शाह अब्दाली ने इसको भी ऑफर किया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, गवर्नर बना देंगे, लेकिन ये लालच में नहीं आया। इसने वफादारी से मराठों का साथ दिया। बाद में अहमद शाह अब्दाली ने इसको पकड़ लिया था और इसको अफगानिस्तान ले गया, टॉर्चर करके इसको फिर मार दिया था। तो इस तरह से पेशवा इस समय बालाजी बाजीराव थे, तोपची इब्राहिम खान गारदी, मराठों का सेनापति सदाशिव भाऊ था। तो इब्राहिम खान गारदी तोपची जो था बड़ा ही ऑनेस्ट और बड़ा ही कर्मठ था, लेकिन मराठा तोपें बड़ी भारी भारी थी। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम से कम 15 से 20 जवान चाहिए था, जो घसीट कर दूसरी जगह ले जाएं। बेटे अहमद शाह अब्दाली की तोपें बहुत हल्की थीं, ऊंट के पीठ पर रखी गई थीं, ऊंट के पीठ से ही चला रहे थे। तो इस तरह से मराठा तोपें बेहद भारी थी। अहमद शाह अब्दाली की तोपें बहुत हल्की थी, ऊंट पर रखी गई थी, वहीं से गोले दाग रहे थे। अब देखिए लड़ाई स्टार्ट जब हुई तो इब्राहिम खान गारदी की तोपें भारी पड़ रही थी, लेकिन लड़ाई एक जगह नहीं लड़ी जाती थी, इधर उधर शिफ्ट होते थे, इसलिए तोपें इधर उधर ले जाना बड़ा मुश्किल था। लड़ाई में सदाशिव भाऊ सेनापतित्व कर रहा था। सदाशिव भाऊ ने देखा कि विश्वास राव, चचेरा भाई था सदाशिव भाऊ का, विश्वास राव लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया। तो ये भावुक हो गया, घोड़े की पीठ से कूदकर जमीन पे आ गया, आम सिपाही की तरह सदाशिव भाऊ लड़ने लगा और सिपाहियों ने इसको घेर कर देशी बंदूक से इसको शूट कर दिया। जैसे ही सदाशिव भाऊ मारा गया, सैनिकों में भगदड़ मच गई, भागो भाऊ मारा गया। बेटे आप जानते होंगे इंडिया में सिपाहियों की एक बड़ी पुरानी आदत थी कि तब तक इंडियन सिपाही मैदान में जमे रहते थे जब तक उनका सेनापति अथवा उनका किंग जो सेनापतित्व कर रहा होता था वो मैदान में डटा रहता था, तब तक लड़ते थे, अन्यथा भाग जाते थे। तो सिपाही तभी तक लड़ता था जब तक सेनापति उसके साथ था, दिखता रहे बस सेनापति। जैसे ही सेनापति या राजा मरा, भागो भाऊ मारा गया, यह कहकर भागने लगे। तो इस तरह से बुरी तरह से हार गए। पानीपत की लड़ाई में सदाशिव भाऊ मारा गया, विश्वास राव मारे गए, अधिकतर नोबेल मारे गए, अधिकतर मराठा दरबारी मारे गए जो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 2-3 लोग बचे थे। एक तो नाना फडणीस वयोवृद्ध नेता थे मराठों के।
महदजी सिंधिया वो भी बच गए थे, और मल्हार राव होलकर इंदौर के, वो बच गए थे क्योंकि सदाशिव भाऊ ने मराठा महिलाओं को कहा कि आप इनको नजीबुद्दौला साइड से निकाल ले जाओ। इसलिए मल्हार राव होलकर मराठा महिलाओं को नजीबुद्दौला के साइड से निकाल ले गया, क्योंकि मल्हार राव होलकर का नजीबुद्दौला से अच्छी खासी दोस्ती थी। इसलिए मल्हार राव होलकर को कहा कि ठीक है, महिलाओं को लेकर निकल जाओ। तो इस तरह से मल्हार राव होलकर बचे थे। 3 लोग मेन हैं, मल्हार राव होलकर, महदजी सिंधिया, नाना फडणवीस। बाकी जितने भी मेन थे सब मर गए। बालाजी बाजीराव जो पेशवा था चिंता में मर गया। कितने लोग उसके मारे गए, सारे वफादार लोग मारे गए। इस चिंता में बालाजी बाजीराव मर गए थे। तो बेटे इस तरह से मराठे बुरी तरह से हारे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे क्यों हारे, मेन कारण क्या था, तो मराठों के हारने का मेन कॉज मैं आपको बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कारण यह है कि मराठों का सेनापति सदाशिव भाऊ कुशल सेनापति नहीं था। सदाशिव भाऊ वॉज नॉट अ स्किल्ड कमांडर इन चीफ। दूसरा, मराठा तोपें भारी थी, शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। अहमद अब्दाली की तोपें हल्की थी, आसानी से शिफ्ट किया जाता था। तीसरा, मराठा कैंप में मातम छाया हुआ था। खाने के लिए अनाज नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, पशुओं के लिए चारा नहीं था। इसलिए मराठा कैंप में पशु और सिपाही मर रहे थे, जिससे महामारी फैल गई थी। और एक और कारण है, कोई भारतीय राज्य ने मराठों की हेल्प नहीं किया। तो इस तरह से बेटे अहमद अब्दाली इस लड़ाई को जीता और मराठों का पतन हो गया। मराठा सत्ता को फिर से उठाने में योगदान किसी ने दिया, तो महदजी सिंधिया, नाना फडणवीस ने दिया। बाद में थोड़ा सा पावर फिर गेन किया, लेकिन इतना विशाल किंगडम नहीं बना पाए जितना बाजीराव मस्तानी ने बनाया था। बाजीराव फर्स्ट मस्तानी जिसके समय में थी। तो ये इससे मुगलों का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इससे मुगलों की ताकत का भी पता चल गया। मराठे जब लड़ रहे हैं तो मुगलों की पावर कुछ नहीं है, इसलिए मुगलों का भी डिक्लाइन इससे हुआ। तो 2 कारण हमने आपको बता दिए, मुगल वंश के पतन के 2 कारण। अब हम आपको तीसरा कारण एक और बता रहे हैं, पतन का तीसरा कारण, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन मुगल कोर्ट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में गुटबाजी, मुगल दरबार में गुटबाजी या ग्रुप बनना, दरबार में ग्रुप बन गए थे। देखिए, जब तक मुगल शासक शक्तिशाली होता था, मुगल दरबार में कोई गुटबाजी नहीं होती थी। जैसे ही निकम्मे सत्ता में आते, मुगल दरबार में गुटबाजी बनने लगी। 4 ग्रुप बन गए थे दरबार में, 4 गुट, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तो मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट के समय में मुगल दरबार में 4 गुट आए। ईरानी दल में ईरान के मुस्लिम्स थे, तुरानी दल में तुर्क मुसलमान थे, अफगानी दल में अफगान मुस्लिम्स थे, हिंदुस्तानी दल में इंडियन मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान। जो हिंदू मुसलमान बन गए थे
वो इसमें थे। अब आपको बताएं, हिंदुस्तानी दल के दो प्रसिद्ध नेता हुसैन अली, अब्दुल्ला खान। एक बार प्रश्न पूछा गया कि सैयद ब्रदर्स हुसैन अली, अब्दुल्ला खान किस दल के नेता थे जिनको किंग मेकर कहा गया है? तो इसी दल के नेता थे बेटे हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ये दोनों इसी दल के नेता थे। इनको सैयद बंधु कहा जाता है, सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु कहा गया है। सैयद भाई हुसैन अली, अब्दुल्ला खान फर्रुखशियर को सत्ता में लाए। हुसैन अली सेनापति बन गया, अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया। जो भी दल दरबार में दबंग होता, वही दल दरबार में किंग मेकर का रोल करता। शुरू में ईरानी दल का नेता जुल्फिकार खान था, जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान प्रारंभ में दबंगई से पेश आया। तुरानी दल का चिन कुलिच खान था, चिन कुलिच खान। चिन कुलिच खान ये तुरानी दल का नेता, इसको निजाम उल मुल्क भी कहते हैं। अफगानी दल का कोई खास नेता नहीं था बेटे। तो इस तरह से जब भी कोई दल दरबार में दबंग होता, उसी का सपोर्टेड मुगल किंग सत्ता में आता। अब आप देखिए, जब कोई दल के द्वारा किंग लाया जाएगा तो अच्छा किंग नहीं लाया जाएगा। अगर प्रिंस आपस में लड़ के सत्ता में आएंगे, अच्छा किंग बनेगा। तो इस तरह से ये दल सबसे कमजोर उत्तराधिकारी को सत्ता में लाता, जिससे पावर उसके पास बनी रहे। तो दल का काम यही था, दल का मेन रोल यही था दरबार में, कि जब भी कोई दल दरबार में दबंगई से पेश आता तो उत्तराधिकारियों में सबसे निकम्मे को चुन के सत्ता में लाता, पावर अपने हाथ में रखता। इसीलिए हिंदुस्तानी दल के हुसैन अली, अब्दुल्ला खान ने फर्रुखशियर को सत्ता में लाया। और फर्रुखशियर सत्ता में जब आया तो इनसे मुक्ति पाना चाहा, सैयद बंधुओं से मुक्ति पाना चाहा। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया, फर्रुखशियर को ही मुक्त कर दिया, मार दिया। और इसके बाद दो रफीउद्दारजाद, रफीउद्दौला को बैठाया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला आया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंद हुसैन अली, अब्दुल्ला खान की हत्या करवा दी गई। उस समय तुरानी दल के चिन कुलिच खान थे, तुरानी दल का चिन कुलिच खान दबंग हो गया, निजाम उल मुल्क भी कहते हैं। लेकिन चिन कुलिच खान यानी निजाम उल मुल्क 1724 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया। तो स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में चिन कुलिच खान यानी निजाम उल मुल्क ने किया था। तो बेटे, ये दल के कारण ही मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। योगी ओपिनियन था टाइगर। ये लिख रहे हैं सर जी पीडीएफ कहां से मिलेगा? फिर योगी ओपिनियन था टाइगर, दोबारा लिख रहे हैं पीडीएफ। ऑफिस के नंबर पर बेटे कांटेक्ट करें और टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करें, शायद वहां पर ये पीडीएफ रखा हुआ है, बट आपको कंसल्ट करना पड़ेगा ऑफिस में। तो हमने आपको 3 कारण बता दिए मुगल वंश के पतन का। एक प्रमुख कारण ये भी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट बताते हैं, चौथा कारण, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपीय बस्तियों का आगमन भारत में
यूरोपीय बस्तियों का आगमन बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप तो जानते होंगे यूरोपियंस इंडिया में 4-5 यूरोपीय कंपनियां इंडिया में आई और ये कंपनियां इंडिया में आकर के पहले व्यापार प्रारंभ किया, बाद में यहाँ के हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्पी या यहाँ का जो हथकरघा था उसको बर्बाद किया और फिर अपने मशीन्स प्रोडक्ट को इंडिया में लाए और महंगे में बेचा। तो डबल मार पड़ी इससे। सस्ते में कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे, महंगे में इंडिया में ले आके बेचते थे। रॉ मटेरियल बिल्कुल चीप ले जाते थे और देन उसको बना के इंडिया में ले आते, दोबारा उसको बहुत कॉस्टली बेचते। यह है कि हाथ से बनी वस्तुएं मशीन की बनी वस्तुओं की अपेक्षा ज्यादा महंगी होती थी। मशीन प्रोडक्ट सस्ता पड़ता था और अच्छा भी लगता था, स्मूथ भी था। हैंड प्रोडक्ट महंगा पड़ता था और रफ एंड टफ होता था। तो इस तरह बेटे स्टार्ट में ये यूरोपीय कंपनियां इंडिया में मसाले का व्यापार करती थी, स्पाइसेस वगैरह का व्यापार करती थी। बाद में वे स्पाइस की जगह लोगों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाने लगे और यूरोप अमेरिका में ले जाते थे, इनको बेचने लगे। आप जानते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में 16th-17th सेंचुरी में पुर्तगालियों ने दास व्यापार का काम सबसे पहले प्रारंभ किया। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, इंडियन एशियन कॉन्टिनेंट में लोगों को पकड़कर अमेरिका वगैरह भेज देते, वहां बेचते। लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, यह दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। बाद में इस बिजनेस में अंग्रेज भी आ गए। अब स्पाइस का पहले व्यापार किया, फिर दास का व्यापार करने लगे। उसके बाद आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ ना, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति बेटे इंग्लैंड में हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में भाप के इंजन आ गए, हाथ से बनने वाली वस्तुएं का स्थान मशीन ने ले लिया। जहां 15-20 लेबर लगते थे, वहां 1 लेबर काम करने लगा। इससे बेरोजगारी भी बढ़ी, लोगों को वेजेस नहीं मिले, लोग परेशान होने लगे, उनका हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गया। तो इंडिया में आके यूरोपियन ने ऐसे ही किया। औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या निकला कि मशीन मेड वस्तुएं बिकने लगी। इंडिया में लोग ज्यादा रहते थे, इंडियन प्रोडक्ट जो हाथ का था बर्बाद हो गया।